मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। दुनिया के कंट्रीज़ अपनी स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से बनाते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी कंट्री का रिलीजन, कल्चर या सकाफ़त कोई भी चीज़ उनके साथ मैच करती है नहीं करती, बल्कि वो ये देखते हैं कि कोई भी अगर आप वो ताल्लुक़ बना रहे हैं, कोई रिलेशन कायम करें, तो उससे उनका क्या इंटरेस्ट है उसमें और उनको क्या बेनिफिट हासिल होता है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। तुर्की और भारत के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कि तुर्की की ज़ायरोन कंपनी ने किया है, और इस कंपनी ने 100 ड्रोन्स जो बनाए हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर तुर्की भारत को 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर देगा और फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हम देखेंगे कि भारत की तरफ से उनकी डेमोन्स्ट्रेशन सामने आएगी और फिर उसकी तफसीलात बताई जाएंगी, डिटेल्स बताई जाएंगी। अभी तक जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ायरोन कंपनी ने ये 100 ड्रोन्स का एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। टर्की इससे पहले भी चंद कंट्रीज़ को ड्रोन देता रहा है, जिसमें लिबिया और इसके अलावा कुछ और दीगर जो हैं वो सीरिया, कुछ ऐसे कंट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन भारत के साथ इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि टर्की और तैयब उर्दवान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का एक लीडर तस्वर करते हैं और वो ये समझते हैं कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकते हैं और लीड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जगह लेना चाहते हैं वो, और हमेशा वो जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे कंट्रीज़ हैं, आप समझ लीजिए, जिनको वो कहते हैं काफिर, और फिर यहूदी और यहूद और नसारा की वो बातें करते रहते हैं। वो अपने मुल्क में मौजूद म्यूज़ियम को मस्जिद का दर्जा दे देते हैं। इस तरह के उनके स्टेप्स देखने को मिलते रहते हैं। उसी तैयब उर्दवान की तरफ से, उन्हीं के कंट्री की तरफ से अब एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें इंडिया को 100 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि ये बाकायदा इन्वेस्टमेंट है। इंडियन कंपनी एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ द कंपनी विच इज़ वर्थ $100 मिलियन। इसकी कुछ और डिटेल्स भी ज़ाहिर है सामने आती रहेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ट्वीट भी किया है इंडिया इन टर्की, और इंडिया इन टर्की में ये कहा गया है दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, और तफसीलात बताई गई हैं इस पर। अब जब ये आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि अभी टर्की और इंडिया के बीच ये भी स्टार्ट हुआ है। अब दोनों मुल्कों के बीच ना सिर्फ ये कि ताल्लुकात बड़े अच्छे बनेंगे, बल्कि इसके साथ और एग्रीमेंट्स भी होंगे। वो टर्की, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, वो टर्की जो मुस्लिम उम्मा को सिंबल तस्वर करता है, उसका अलम उठाए रखते हैं तैयब उर्दवान, और वो टर्की जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और हमेशा से एक बहुत गहरा अलाय है, वो तुर्की, वो इंडिया को उसने ड्रोन्स दिए हैं। इसके कई एक एंगल्स हैं। पहले मैं आती हूँ इस तरफ। टर्की ने इंडिया को क्या दिया? ड्रोन्स। और टर्की ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान को अल-तोगरल ड्रामा। भारत टर्की से क्या ले रहा है? ड्रोन्स। पाकिस्तान ने टर्की से क्या लिया? अल-तोगरल ड्रामा। वो अल-तोगरल ड्रामा जिसको हमने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत की आशीर्वाद के साथ उनके कहने पर उसको ख़रीदा गया टर्की से। उसके बाद अपने नेशनल टीवी पे उसको टेलीवाइज़ किया गया, जिसकी कितनी 100-200 किस्तें मैंने नहीं देखा, लेकिन ये सोप सीरियल है। और उसके अंदर उस वक्त के तुर्की के जो हुक्मरान, जो बादशाह, जो शहज़ादे, जो जंगें किया करते थे, उनकी आपस की लड़ाइयाँ, वो सब कुछ दिखाया गया। और इसको इतना लाइमलाइट किया गया, इतना हाईलाइट किया गया कि बाकायदा वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये ड्रामा पूरी कौम को देखना चाहिए और इस कौम के जवानों को देखना चाहिए, और दिखाया गया उनको। और अभी तक ढोल बताशे बजा बजा के उसके गुन गाए जाते हैं। हमने टर्की से अल-तोगरल ड्रामा लिया है, तुर्की ने हमें अल-तोगरल ड्रामा दिया है, और इंडिया को तुर्की ने ड्रोन्स दिए हैं। ये होती हैं दुनिया की और कंट्रीज़ की स्ट्रेटजीज़ और आगे बढ़ने के तरीके। हम आगे किस में बढ़ रहे हैं? अल-तोगरल में, जिहादी माइंडसेट में, जो उसमें दिखाया गया है। देखिए, ये तो नसीम हिजाज़ी के नॉवेल्स पढ़ पढ़ के जो जवान हुए, उन्होंने क्या किया इस हाल पाकिस्तान का देख लिया ना। हर जगह से एक नई मजहबी शिद्दत पसंद जमात जो है उगती है, और उसके बाद इतनी बन गई कि अब आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज़, लोग ये कहते हैं कि हम तो अपनी इकॉनमी देखेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान का क्या सवाल नहीं बनता उससे, टर्की से? देखिए, एक तो एंगल मैंने इस पे ये बात की कि वज़ीर आज़म साहब के पास इतना वक्त है। मुझे तो इस चीज़ की भी बड़ी हैरत हुई कि पूरी दुनिया में वो कौन सा वज़ीर आज़म है जिसके पास इतना वक्त हो कि वो इतने लंबे सोप सीरियल्स जो हैं वो बाकायदा देखें और फिर अपने लोगों को कहें कि ये देखें। ठीक है, अपने इंटरेस्ट का आप एंटरटेनमेंट का कुछ देख सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का आप डॉक्यूमेंट्री जो भी देखिए, लेकिन
अब मुझे नहीं पता उन्होंने देखकर कहा या वैसे ही उन्होंने इसको एक अपने इस तरह के पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और वो तो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना पॉइंट्स जो इस्लामाइजेशन की तरफ जाएं। वो तो उनके पास अब ये एक हथियार है जिसको वो बहुत धड़ल्ले से इस हुकूमत में इस्तेमाल हुआ है, इतने धड़ल्ले से, इस पर खैर फिर कभी बात करेंगे। तो बात यह है कि हमने तुर्की से क्या लिया और भारत ने तुर्की से क्या लिया। अब अगर आप सवाल करेंगे टर्की से कि आप इंडिया को ये ड्रोन्स दे रहे हैं, इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ये ड्रोन्स, तो टर्की क्या कहेगा भला आपको? तैयब अर्दवान क्या कहेंगे कि ओहो ये तो बड़ी गलती हो गई, हम ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं? नहीं, वो आपको कहेंगे हमारी इकॉनमी हमारे लिए सबसे बड़ी है भाई, हमने अपनी इकॉनमी को देखना है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। और कहा यह जा रहा है, पब्लिश ये हो रहा है कि टर्की इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट करने के लिए इसलिए दौड़ा चला गया है क्योंकि तुर्की को इस वक्त मुश्किल हालात दरपेश हैं, वो बैंकरप्ट होने जा रहा है, इस वजह से वो भारत की तरफ दौड़ा चला गया ट्रेड के लिए, ताकि उसकी मज़ीद ट्रेड इससे आगे भी वो एग्रीमेंट्स करे और अपनी इकॉनमी को जो है वो संभाले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी पब्लिश हो रही हैं। मैं कह रही हूँ चलें उसके हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तब भी उसने अपने बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हम अगर ये कहें कि इंडिया इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका एक एंगल ये भी है। तो देखें क्यों नहीं कर सकता। बेशक भारत जब S-400 उसने लिए या अब ये ले रहा है तो वो ये कहता है, उस तरफ से ये बात की जाती है कि हम ये चाइना के ख़िलाफ़ ले रहे हैं। चाइना और उनके जो ताल्लुकात जिस तरीके के चलते रहते हैं, वहाँ पे जो कुछ होता रहता है दोनों मुल्कों के बीच, तो ठीक है हम ये मान सकते हैं कि वो अपनी जो इसकी ताकत बढ़ा रहा है, जो उसकी पावर है और डिफेंस के लिए जो भी वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो चाइना के ख़िलाफ़ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच जो रिलेशंस रहते हैं, जो कुछ चलता रहता है, अक्सर औकात LOC पर गोलाबारी शुरू हो जाती है सीज़ फायर के बावजूद। हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। तो क्या अगर ऐसी नाजुक सूरत हाल कोई होती है या कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है तो तुर्की इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये ड्रोन इस्तेमाल नहीं करेगा? यकीनन करेगा। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को और PM साहब को, जो कि तैयब अर्दवान साहब के बहुत गहरे और अच्छे दोस्त हैं, यानी कि बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो अल-तोगरल ड्रामे की जो है वो बड़ी तशहीर करते रहे हैं। बाकायदा जो है वो हमने एक इश्तिहारी बोर्ड अपने मुल्क के ऊपर जो है वो लगा दिया था और हम कहते थे कि क्या बात है, अल-तोगरल से बड़ा कोई ड्रामा ही नहीं है दुनिया का। तो अब उनको ये कहना चाहिए तैयब अर्दवान से कि ये आपने क्या किया। आपने जिसको आप कहते हैं अपना दुश्मन, उसको जो है आपने हमारे खिलाफ दे दिए, हमारे दुश्मन को दे दिए। जिस तरह के हम कहते हैं ना, हमारा जो कौमी बयानिया तो यही है। तो आपने उनको हमारे खिलाफ ड्रोन्स दे दिए, तो फिर आप देखिएगा कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। दूसरी तरफ OIC हमने करवाई। अब देखिए मैं वही कह रही हूँ कि डिप्लोमेटिक आपके क्या स्टैंसेस होते हैं, आप किस तरीके से अपनी मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। हमने OIC करवाई, हमने कहा जी भारत को नहीं बुलाना, बिल्कुल नहीं बुलाया आपने। इससे पहले भारत ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई, उसने आपको इनवाइट किया, आप नहीं गए, आपने इनकार कर दिया। भारत ने कहा अच्छा आपने OIC करवाई, उसी वक्त इंडिया ने भी एक अपनी कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें OIC के उन 5 मेंबर्स को बुलाया, उस कॉन्फ्रेंस में बुला के की कि जिनको OIC में आना चाहिए था। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ जो कि OIC में जिनको होना चाहिए था पाकिस्तान में, वो सब उस वक्त कहाँ पर थे? इंडिया में थे। और साइमल्टेनियसली यहाँ पर जब एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी वक्त एट द सेम टाइम इंडिया में वो वाली कॉन्फ्रेंस, वो वाली समिट हो रही थी, और उसका भी यही एजेंडा और टॉपिक था। उसमें भी यही एजेंडा और टॉपिक रखा गया कि अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड किस तरीके से पहुँचाई जाए, क्या किया। इसके अलावा एक जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि मेक श्योर किया जाए कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो दूसरे हमारे कंट्रीज़ तक ना पहुँचे। तो हम ये भी कर सकते थे कि हम ना तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते, ना हम डेमोक्रेसी समिट में जाने के लिए इनकार करते, और ना ही हम ऐसा करते कि भारत जब हमें अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाता है तो हम इनकार कर देते। हम ये भी कर सकते थे कि हम भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को अपनी इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर लेते। हमने ये सब कुछ नहीं किया। हमने ये कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम समिट में नहीं आएंगे, डेमोक्रेसी समिट में, हम भारत में होने वाली किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, और हम वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी अपने कंट्री में नहीं बुलाएंगे। हम भारत को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। एक आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल स्टैंड है आपका, ठीक है, ओके, आप समझते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ से उसका जवाब कैसा आता है ये भी देख लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसी वक्त में हम अपनी ही ऐसी समिट करवाते हैं जिसमें तुम्हारे ऐसे कंट्रीज़ को बुलाते हैं जो कि OIC के मेंबर्स हैं, उनको बुलाकर हम समिट करते हैं। तो इसको कहते हैं गेम प्लान। ये होता है गेम प्लान कि आपने दूसरे को शिकस्त कैसे देनी है, और आपने तमाम कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात इस तरह रखने हैं कि बेशक आपके कोई उनसे रिलेशंस इस तरह के ना हो, आप समझते हो कि वो जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो आपके अगेंस्ट होते हैं उनको अपनी तरफ कैसे किया जाता है। ये इस वक्त चालें चली जाती हैं दुनिया में।
और हम जो हैं वो अल्तोगरल ड्रामा देखने में लगे हुए हैं। हमें अल्तोगरल ड्रामे में बैठे रहना चाहिए। ऐसे और 5, 6, 10 ड्रामे वहाँ से मंगवाएं, उनको चलवाएं, पूरी कौम को उन ड्रामों की तरफ लगवाएं। और जो तुर्की है वो इस तरह के भारत और अब तो इज़राइल और दूसरे कंट्रीज़ के साथ ऐसे मुआहदे करता रहे। आप ये देखिए कि तुर्की कितना ज़्यादा बोलता है इनके ख़िलाफ़, फ़लस्तीन की बात करता है बहुत, फ़लस्तीन के हक़ में, दुनिया का कोई भी ऐसा मसला हो, मुस्लिम उम्मा की बात, लेकिन उसी वक्त उसकी ट्रेड अमेरिका से कितने बड़े पैमाने पर हो रही होती है। उसी वक्त उसकी ट्रेड उन तमाम कंट्रीज़ के साथ चल रही होती है जिसके ख़िलाफ़ वो बोल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने ताल्लुकात जो है वो उससे बिल्कुल ख़त्म कर दें। नो, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। वो उसको सिर्फ कहने के लिए रखता है, अपने अंदर से अपनी आवाम को अपने उसमें इमोशनल किए रखता है, और साथ में बाहर से जो है वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने ऐसे इकदाम भी करता रहता है। तो जनाब, अब ये तो हो गया है टर्की और इंडिया के बीच एग्रीमेंट। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब अल्तोगरल जैसे एग्रीमेंट कुछ और करने चाहिए, कुछ और ड्रामे यहाँ पर मंगवा लेने चाहिए, अपनी यूथ को दिखाने चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप इस पर अमल दरामद करें, इसी पे चलते रहें। और जहाँ तक ये OIC की बात है तो ये तो हम देखेंगे कि अब कितने फ़ंड्स जो हैं वो इससे जमा होते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हमने सोचा चलें एक ये रास्ता है, इसको करके देख लिया जाए। हमने करके देख लिया। अब कितने फ़ंड्स होते हैं जमा जिससे अफ़गानिस्तान के मसाइल को हल किया जा सकता है, या फिर ये कि कौन सा कंट्री है जो इस कॉन्फ्रेंस के बाद अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ कर लेता है। अगर तो कंट्रीज़ ऐसा करते हैं, इसका इतना असर होता है तो बहुत सक्सेसफुल होगी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो फिर ये करवाने का क्या फ़ायदा हुआ। और फिर OIC जो हमने करवाई, हमने ये भी देखना है कि इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, इससे हमें कितना बेनिफिट मिलता है, क्या हुआ इसके बाद, कितने फ़ंड्स जमा हुए हैं OIC से, किस किस मुल्क ने जो है वो प्लेज किया है अफ़गानिस्तान के लिए, कितनी बड़ी रकम जो है वो इकट्ठी की है हमने, और कितना फ़ायदा होगा अफ़गानिस्तान को, कितना बेनिफिट होगा इसका। और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमारी बात सुनने के बाद, मुस्लिम उम्मा की बात सुनने के बाद, वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करेंगे। इसके असरात तो ये निकलने चाहिए। हमने इसीलिए ये की है कॉन्फ्रेंस ना। तो देखते हैं कि इसके असरात हम कितने, अभी तक जो है वो कुछ भी सामने एज सच इस तरह से मुझे कोई फिगर सामने नहीं आए। मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है एक अमाउंट इसमें प्लेज की गई है, और कौन से कंट्री है, इसने कितना पैसा दिया अफ़गानिस्तान के लिए, उसको अफ़गानिस्तान से उसके कितने मसाइल हल हो पाएंगे उससे। और फिर कम अज़ कम अगर इसमें एक स्टेप होता कि जितने कंट्रीज़ इसमें शामिल हुए थे वो सब इसमें ये ऐलान करते, अनाउंस करते कि हम सब अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तब ये कामयाब होती। कुछ भी ना अगर पैसा जमा होता, अगर सिर्फ ये कर लिया जाता तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब कहलाती कि देखें इन्होंने ये किया। लेकिन किसी की मजाल है कि अमेरिका के कहे बगैर वो इसको तस्लीम कर लें। जब तक अमेरिका नहीं करता, जब तक जिस तरह के कहा गया, पहले ये कह दिया गया था UK और USA और इन कंट्रीज़ की तरफ से कि पूरी दुनिया मिलकर फ़ैसला करेगी ये, यानी उनका मतलब ये था कि कोई खुद से ये नहीं करेगा कि उसको रिकग्नाइज़ कर ले। आप ये देखिए कि हम अपने मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, लेकिन हम यानी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इसमें ये ऐलान करें कि हम सब मिलकर अफ़गानिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं। बस इसके बाद कुछ और कहने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम यही नहीं कर पा रहे तो हम ये फिर किस लिए कर रहे हैं। चलें देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से मुल्क की क्या प्रेफरेंसेस हैं, और वो उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायमेंशंस क्या हैं, और वो किस तरफ जा रहे हैं, और अपनी यूथ को भी वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, कितने पावरफुल और सक्सेसफुल नज़र आएंगे। और जो कंट्रीज़ अल्तोगरल ड्रामे को ही अपना मोटिव बना रहे हैं और उनका ही वो सब कुछ, रहना सहना, ओढ़ना बिछोना और खाना पीना सब कुछ वो ड्रामे हैं और उसमें बयान की गई मेंटालिटी और माइंडसेट है, तो फिर हम देखेंगे कि ये वाले कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरफ जाएंगे और कितने सक्सेसफुल फ्यूचर में नज़र आएंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय।